अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मुल्क सैलाब से तबाह हाल है, लेकिन सियासत है कि पूरे जोरों शोर से जारी है, फिर चाहे वो मुल्की मफाद के बरक्स ही क्यों ना हो। इमरान खान ने खत 28 अप्रैल को लहराया, जिसमें उन्होंने बयानिया बनाया कि वो खत है, लेकिन इस बार इस खत के ताने बाने अंदरूनी साजिश और किरदारों का पता देते हैं। साजिश बैरूनी हो या अंदरूनी, लेकिन दोनों का सिरा तहरीक इंसाफ से जा मिलता है। जुमे के रोज खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को खत लिखा, जिसमें कहा कि IMF की शर्त पर सरप्लस बजट नहीं छोड़ सकते। खत में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने अपने वादों पर अमल दरामद नहीं किया, मजबूरी तौर पर 100 अरब रुपए के बकाया जात वाजिबुल अदाए जो कि नहीं दिए गए। जराये के मुताबिक ये खत वफाकी वजीर खजाना को भेजने से कबल ही IMF को भी भेज दिया गया। इस सारे मामले के बाद तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद की गई और इल्जाम लगाया जाता रहा कि सब मुकम्मल प्लानिंग के साथ किया जा रहा है ताकि IMF डील को सबूताज किया जा सके। इस सारे मामले की प्लानिंग कहां और कैसे हुई, अब इसका भी भांडा फूट चुका है। शौकत तरीन की वजीर खजाना और KP के साथ इस सारे मामले पर होने वाली गुफ्तगू लीक हो चुकी है और शौकत तरीन फोन पर IMF मुआहदे पर ताउन ना करने का कहते रहे। खत में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब बताने के अलावा कहते रहे कि ये हम पर दहशत गर्दी के केस बनाते हैं, हम ताउन नहीं करेंगे। आप कहें हमने जो यकीन दहानी कराई वो सैलाब से पहले की थी, इसलिए अब सैलाब आने के बाद वो यकीन दहानी नहीं करा सकते। इस लीक्ड ऑडियो के अंदर क्या कॉन्वर्सेशन हुई है शौकत तरीन साहब की तरह आपके सामने रखता है। हमें अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने और कुछ नहीं करना। तो वो जो है ना, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े इस सालों के ऊपर, ये अपना खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्पॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना हमने। इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? बना ले उसके बीच में सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट बना लेना आप, दूसरे तो आपने पहले बनाए हुए हैं, वो बनाएंगे कि जो फ्लड्स आए हैं इन्होंने पूरे उसका बेड़ा गर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा का, तो हमें वहाँ उसको रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए। ठीक है ना, मैंने ज़रदारी को भी कह दिया, उसने भी यही कहा कि जी बहुत हमें तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वैसे इट्स ब्लैकमेलिंग टैक्टिक, पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने, आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज। लेकिन हमने करना यह है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना, ताकि ये है कि पता तो चले एक्चुअली हमारे से आर्म ट्विस्टिंग करके जो पैसे रखवा रहे थे वो पैसे होंगे नहीं। ठीक है, मैं वो बना के, आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है, तो उसको तो मैं वैसे ही हर चीज सारी इंफॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ और ऑल्सो तो वो कर देंगे। मुझे मोहसिन ने भी फोन किया था, आई टॉक टू हिम एज वेल। अभी ऑडियो सामने आई है, इस ऑडियो में क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है, शौकत तरीन साहब तैमूर सलीम झगड़ा और मोहसिन लगारी साहब से क्या कह रहे हैं, क्या लिखना है उस खत में जो वफाकी हुकूमत को भिजवाना है, और उसके बाद कैसे IMF तक ये बात पहुंचानी है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो इस डील से एग्री नहीं कर रही हैं, वो ये यकीन दहानी, ये कमिटमेंट पूरी नहीं करेंगी। सारे का सारा मामला बाती नज़र में IMF डील को सबूताज करने के मुतरादिफ दिखाई देता है। अब ये ऑडियो सामने आने के बाद तैमूर सलीम झगड़ा और असद उमर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो इस लीक्ड और बातें देते रहे। सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने ऑडियो को कट पेस्ट करार देकर कहा कि ये पहले भी ऐसे काम करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोविड के दौरान इमरान खान ने IMF से रियायत नहीं ली थी। इस दौरान असद उमर और तैमूर सलीम झगड़ा क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। खजाना खैबर पख्तूनख्वा यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मीटिंग का टाइम नहीं दिया जाता। इससे बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत क्या हो सकती है? इनको फिक्र थी कोई IMF एग्रीमेंट की? इनको तो अगर वजीर खजाना बोला था और मजबूत जवाब दिया था, इनको तो अगले दिन बुलाना चाहिए था। तो खत को मैं इसलिए ऑन करता हूं और उसमें तीसरी चीज ये लिखी है कि NFC बुलाए ताकि हम ये इश्यूज परमानेंटली सॉल्व करें, और उसमें चौथी चीज ये लिखी है कि जब सैलाब आया और ये हमारा डेफिसिट पहले से है तो हम कैसे सरप्लस छोड़ने के पोजीशन में होंगे। उसमें जानबूझ के ये नहीं लिखा कि हम अपनी IMF की कमिटमेंट से पीछे। अब दूसरी जानिब वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऑडियो लीक पर एक धुआंधार तकरीर की, जिस वो काफी गुस्से में दिखाई दी। उन्होंने कहा कि असद उमर शौकत तरीन की वजाहतें दे रहे हैं जिस पर उनको शर्म आनी चाहिए। अब ये बात तय हो गई है कि सिर्फ 2 रोज पहले खत IMF प्रोग्राम को सबूताज करने के लिए लिखा गया है। मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपको दिखाते हैं।
खान की सियासत पे, इमरान खान की हवस पे, हुक्मरानी की हवस पे क्या पाकिस्तान को बल्ली चढ़ा देंगे? क्या इमरान खान पाकिस्तान का नाम बदल के बनी गाला रख दें? क्या इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा हो गया है? अब किस लेवल पे आज असद उमर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है? इनको शर्म नहीं आई? तैमूर जगड़ा को शर्म नहीं आई? आज मेरे पास आए, मुझे कह के गए ये लोग कि हमने किसी को पहचाया नहीं है, और रिकॉर्डिंग चल रही है। खुदा का खौफ करो, अल्लाह रसूल का खौफ करो। ये कर रहे हो पाकिस्तान के साथ। अब मिफ्ता इस्माइल की इस गुफ्तगू के बाद फवाद चौधरी ने भी इसको रिस्पॉन्ड किया है। मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी साहब फौरी तौर पर क्या इमीडिएट रिएक्शन दे रहे थे, वो भी आपके सामने रखना है। प्रोग्राम को इसी तरह से ही वो जो है वो लेके जाना है। आपको सूबों की रिजर्वेशंस को सामने रखना होगा। आपके पास इतना वक्त नहीं था उस वक्त कि आप तैमूर जगड़ा के साथ और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बातचीत कर सकें। मुझे यूं लग रहा है कि सिर्फ पीटीआई की जो तनकीद का मामला नहीं है, वो तो अपनी पार्टी में शदीद तनकीद का इस वक्त सामना, वो किस मुंह से जो है वो इस वक्त शौकत तरीन को और झगड़ा को और इन बाकी लोगों के ऊपर जो है वो इस वक्त ताने दे रहे हैं उनको। आपकी तो अपनी पार्टी में आपकी कोई पोजीशन। ऐसा मालूम होता है कि आईएमएफ प्रोग्राम को सबूताज करने का प्लान बहुत पहले से बन चुका था। इस बात के इशारे गुज़श्ता हफ्ते तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने निजी टीवी चैनल को एक इंटरव्यू में दिए थे और उसमें कहा था कि अगर केपी और पंजाब हुकूमतें डट जाएं तो देखते हैं कि फिर कैसे आईएमएफ डील होती है। उस पर फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे थे, क्या इशारा उसी वक्त दे दिया गया था? अब सवाल बड़ा सादा सा है कि क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है और क्या इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी ऑन बोर्ड है? क्या ये थॉट वहां से फ्लोट की है और नीचे तक गई है और उसके बाद आज उसकी मंजरकशी दिखाई दे रही है? जेएलएम जलसे के अंदर इमरान खान साहब ने आईएमएफ डील से मुताल्लिक क्या कहा था, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। मिफ्ता इस्माइल कहता है कि जनाब तहरीक इंसाफ आईएमएफ का प्रोग्राम फेल करना चाहती है। पहले तो तुम्हारे से सवाल पूछता हूं कि 2 महीने पख्तूनख्वा का वजीर आपसे बार बार पूछता रहा कि मैं मीटिंग करना चाहता हूं, आपने जो पैसे वादा किए थे पख्तूनख्वा को नहीं मिले। तो अब वो ये सोच रहा है कि आप कह रहे हैं कि हम आपको एक सरप्लस देंगे, तो इस सलाब में जो अरबों रुपए की तबाही मची है, किधर से सरप्लस देगा वो? आपको आईएमएफ से बात करनी चाहिए। मैंने जब कोरोना हुआ, मैंने आईएमएफ के सरबराह से बात करके कंसेशन ली। मैंने कहा लोग मुश्किल में हैं और उन्होंने दी कंसेशन। अब ये बड़ा ऑर्गेनाइज लगता है, बड़ा कनेक्टेड है और ये ऑडियो लीक सामने आने के बाद कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश भी हो रही हैं। बहुत संजीदा सवालात है और इन सवालात का जवाब यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही दे सकती है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा मलिक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आलिया हमजा साहिबा, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रेहान साहब। रेहान साहब, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सियासत हो किस चीज पर रही है। सियासत इस चीज पर हो रही है कि जब हमने कोरोना में इमरान खान, जिसने ना सिर्फ लोगों की जानों को बचाया, मईशत को भी बचाया, उसने आईएमएफ से बात करके रिलीफ लिया। आज वो ये कह रहे हैं कि हम आईएमएफ से बात करें कि सैलाब की वजह से हमारे सूबे सरप्लस नहीं दे सकते। अगर पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देना गद्दारी है, अगर पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देने के ऊपर यहाँ पर सियासत होती है और ये मुल्क दुश्मनी है, तो फिर ये क्या था कि जब आईएमएफ का यहाँ पर बिल पेश किया गया था तो यहाँ पर पीटीआई आईएमएफ के नारे क्यों लगे थे? उस बिल की कॉपियां क्यों फाड़ी गई? अच्छा आलिया हमजा साहिबा, वो कॉन्वर्सेशन हमने तो सुनी है, पता नहीं आपने सुनी है कि नहीं सुनी, जिसमें शौकत तरीन साहब मोहसिन लगारी साहब को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मोहसिन लगारी साहब कहते हैं कि मैं पूछ सकता हूं कि इससे रियासत को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? तो शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि देखिए हम पर दहशतगर्दी के पर्चे बन रहे हैं, यानी आप अपने ऊपर बनने वाले पर्चों का जो खमियाजा है आप समझते हैं कि रियासत भुगते। एक मिनट रेहान साहब, मैं यही तो बताना चाह रही हूँ कि ये हुकूमत जो है ना, ये बात नहीं आएगी हर बात पे सियासत करने पे। मतलब मैं तो अजमत को दाद देती हूँ खान साहब की कि आईएमएफ के शराइत के ऊपर सियासत करके एक वक्त वो था। नहीं, इस पे सियासत आप कर रहे हैं या हुकूमत कर रही है? मैं तो ये समझने से कासिर हूँ कि इस वक्त सियासत कर कौन रहा है? मैं यही तो आपको बताना चाहती हूँ, स्टेटमेंट मेरी तो नहीं है, विकारी वजीर आजम के जनाबे स्पीकर सिर्फ एक दौर नहीं, ये लीक ऑडियो तो आपके लोगों की है। मईशत और आजादी गिरवी रखने हैं, कोई दूर की बात नहीं है, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद मुल्क में जब हमारी हुकूमत थी ना, तो हम बोलने का मौका भी देते थे और हम ये नहीं कहते थे कि अमेरिका की गुलामी करते हुए आईएमएफ के खिलाफ बात करना पाकिस्तान दुश्मनी है। बिलावल भुट्टो जरदारी फाड़ दो आईएमएफ पीटीआई डील को, ये क्या था? ये सारा कुछ क्या था? आज मैं आपको बता रही हूँ, इस फेक ऑडियो
लीग के चक्कर के अंदर जहां पर क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के साथ तिजारत खोल दी गई है। नहीं, देखिए फिर ये फोकस आउट हो जाएगा हमारी डिस्कशन का। अगर हमें 1.7 बिलियन डॉलर्स नहीं मिलते तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है कि हमारी स्टेट के पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके? मेरी एक बात सुने, आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है कि यूएस रिजीम के बाद इस पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? नहीं, आई डोंट नो वो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी किस हद तक सच है, तो मैं आपको उस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का तो नहीं पता, लेकिन ये जो लोकल कॉन्स्पिरेसी हो रही है अगेंस्ट द स्टेट, ये कैसे जस्टिफाइड है? जब हम मईशत को ट्रैक पे लेकर जा रहे थे तब ये रिजीम चेंज किया गया। जब हम आईएमएफ के चुंगल से इस मुल्क को निकाल रहे थे तब ये रिजीम चेंज किया गया। जब हम यहाँ पर इंडिया के साथ तिजारत, तो उसका गुस्सा निकाल रहे हैं आप? आज आकर इंडिया के साथ आकर इन्होंने तिजारत करके ये उसका गुस्सा निकाल रहे हैं आप आलिया हमजा साहिबा? के साथ बैठकर 9 घंटे यहाँ का वजीर आजम उसके जहाज के अंदर जाकर, आप उसके रिएक्शन में कर रहे हैं दोहा के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक की इजाजत देकर, जिस पर इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कहता। ये क्या बात कर रही हैं आप? कल दुश्मनी ऐसी बातें मत करें जिससे स्टेट को नुकसान पहुंचे आलिया हमजा साहिबा। फॉर गॉड सेक, अपनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स मत दें एक नेशनल टीवी के ऊपर कि रियासत डैमेज हो उससे। स्टेट को नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया है। पहले मईशत के ऊपर शब खून मार के वो हुकूमत जो मईशत को ट्रैक पे लेकर जाई थी, वो हुकूमत जो आईएमएफ के चुंगल से आज इस आईएमएफ डील को लेने के लिए पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी ने, कॉमनर ने नाक से लकीरें निकाली हैं। आप क्या समझते हैं कि आईएमएफ बोर्ड जब आज बैठा हुआ है ये तय करने के लिए तो हमें वो डील ना मिले, वो 1.7 बिलियन डॉलर्स मुल्क में ना आए? डू यू थिंक अगर पीटीआई की हुकूमत होती तो अवाम को नाक से लकीरें ना निकालनी पड़ती, अवाम को आईएमएफ से बात इस तरह इनको आगे आईएमएफ के, क्योंकि इनको ये लगता है भाई आप ही की तो की हुई डील है, ये आप ही तो किए हुए मामलात है जो आज हमारे सामने आ रहे हैं। एक सेकेंड जरा अब आराम से मेरी बात सुनिएगा। अब मेरी बात नहीं, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो देना। आप चाहते हैं कि मुल्क श्रीलंका बन जाए, मुल्क डिफॉल्ट कर जाए? आपका नहीं, तो जो लोग मईशत को इस चीज के ऊपर लेकर आए, हम तो मईशत को बचाने वाले थे, हम तो मईशत को बचाने वाले थे। हमारे होते हुए तो आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने की जरूरत ही नहीं थी। आज एक तो आईएमएफ प्रोग्राम में गया कौन था? का पेट्रोल, देखिए फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट मत करें, ये बताएं कि आईएमएफ डील में गया कौन है? इस आईएमएफ प्रोग्राम में कौन गया था? आप लोग करें, इस आईएमएफ प्रोग्राम में कौन गया था? ये इस पे आप लोगों को मिसगाइड मत करें ना। आप ये बताएं कि आईएमएफ प्रोग्राम में आप गए थे या ये हुकूमत गई थी जिसको आप इंपोर्टेड कहते हैं? अवाम बहुत समझदार है। अवाम ना आपकी ऑडियो फेक लीक्स के चक्कर में आएगी, और अवाम को वो वक्त भी याद है। आप क्या कह रही हैं, ऑडियो नहीं है आपकी? स्टेट बैंक के ऊपर, यहाँ पर कोविड के ऊपर, लोकस के ऊपर, पेट्रोल बिल के ऊपर मुल्क से, देखे ना, वो मुझे कहना पड़ता है कि तू इधर उधर की ना बात कर, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। ये आईएमएफ प्रोग्राम में गया कौन था, ये बताएं मुझे। सवाल है, यही मैं बता रही हूँ कि यही राहबरी का सवाल है। जब चोर लुटेरों को मेरे मुल्क के ऊपर आप काबिज करेंगे तो चोर लुटेरे आईएमएफ के आगे सिर्फ घुटने टेकेंगे। आईएमएफ के पास जाकर ये नहीं कहेंगे कि मेरा मुल्क सैलाब में डूब रहा है, मेरे सूबे। यही तो मेरा सवाल है कि मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, आप सियासत कर रहे हैं। से बात करना, अगर सूबे ये कहना कि हम सरप्लस नहीं दे सकते, अगर ये गलत है, और यहाँ पर 4 महीने हमारे वजीरे खजाना को टाइम ना देना और यहाँ पर आकर कॉस्मेटिकली सारी बातें करना, झूठ पे झूठ बोलना, और अब आकर जब ये सारी चीजें हो रही हो यूएस रिजीम चेंज के चक्कर में, अब हमको ऑडियो फेक। वैसे आलिया हमजा साहिबा, दिस इज टू मच। आलिया हमजा साहिबा, वैसे मुझे कहना पड़ता है कि लुआब अपने दाम में सयाद आ गया। आपने इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी पर एक खत लहराया था, उसके बाद जितनी कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट हो रही है, आप लोग तो खुद एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। वाओ, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट तक थी जब पैकेट के अंदर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जा रहा था और ये ऑपोजिशन वॉकआउट करके निकली थी। Are you doing the same? गद्दारी थी। जब कोविड के अंदर मेरा मुल्क जो है दिवालिया होने लगा था, तो वहां से वो शेरवानी पहनकर आकर लैपटॉप के आगे बैठ गए थे कि मैं वजीर आजम बनना चाहता हूँ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर FIR दर्ज करानी चाहिए। मुल्क से गद्दारी तब थी जब IMF के शराइत के ऊपर
ये कहा जा रहा था कि मुल्क को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की कोशिश की जा रही है, उस वक्त मुल्क के साथ गद्दारी थी। अब मैं बताती हूँ, अब आप वही कर रहे हैं फिर? Are you doing the same? क्या आप उसी रविश पर चल निकले? और उनके कंट्री हेड के साथ जाकर बात की थी और ये कहा था कि मेरी अवाम कोविड में पिस रही है, इसलिए मुझे रिलीफ चाहिए और रिलीफ मिला। फिर G20 कंट्रीज का डेट रिलीज, डेट रीऑर्गेनाइजेशन, क्रेडिट गोज टू इमरान खान, क्योंकि इमरान खान अवाम की बात करता था। ये लोग उनको सुपर पावर मानते हैं, ये उनको वेंटिलेटर मानते हैं, इसीलिए मुझे बताइए कि आपको इनसिक्योरिटी क्या है? जंगल में डाल रहे हैं। आपको इनसिक्योरिटी क्या है कि अगर ये $1.7 बिलियन की ट्रांच रिलीज हो जाएगी तो उसके बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत खतरे में होगी? Are you feeling insecure? देखिए, मेरी एक बात सुन रहे, अवाम किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि जिन शराइत के ऊपर ये 1 अरब रुपया सिर्फ यहाँ पर लाने की कोशिश करें, उसमें अवाम पिस जाएगी। अभी जो भाई, इससे ज्यादा क्या पिसेगी अवाम? हम तो ऑलरेडी पिसे हुए हैं आलिया हमजा साहिबा, ये तो हम फेस कर रहे हैं। ये सब कुछ फेस करने के बावजूद अगर IMF के साथ डील मैच्योर नहीं होती तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? हम तो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। मेरी एक बात सुने, जो कोई IMF की डील को जिन्होंने पढ़ा हुआ है ना, और जो कोई मैशदान है ना, उनको पता है कि सारी चीजें तय हो गई हैं। इस ऑडियो फेक न्यूज से आप अवाम को तो बेवकूफ बना सकते हैं, IMF की डील के ऊपर इसका कोई असर नहीं हो सकता, लेकिन फॉर अवाम मैंने ये सारी बातें सिर्फ इसलिए याद कराई अवाम को, क्योंकि अवाम को याद होना चाहिए कि ये जो मुस्तलत करदा हुक्मरान है ना, ये ना सिर्फ चोर लुटेरे हैं बल्कि मुल्क गद्दार। लास्टली आलिया हमजा साहिबा, मुझे ये बताइए, IMF की डील के ऊपर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ा। चले, अगर कोई फर्क, IMF की डील के सारे प्रोसेसेस जो एक उसका होता है कि आज उसकी शाम को अनाउंसमेंट होनी है, उससे पहले ये जो इनकी आदत है जाती उम्रा वालों की, फेक ऑडियो वीडियो का कारोबार करना, उन्होंने करके इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की फेक ऑडियो है। लेकिन अवाम इतनी समझदार है जी, हम इस पर अदालत में भी जा रहे हैं। नहीं, ये ऑडियो फेक है आप कह रही हैं? समझदार है। सिर्फ एक सेकंड मैंने बात कर दी है, रेहान साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट। नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रही हैं, आप ये कह रही हैं ऑडियो फेक है। अवाम ने इनके जी, तो हम बता रहे हैं कि हम कोर्ट में जा रहे हैं इसके ऊपर, इन लोगों के अगेंस्ट, कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो आप कट एंड पेस्ट का कारोबार करते थे ना, ये 90s की अब दिहाई नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमसे ज्यादा अवाम ने इनके सारी के सारी जो वीडियोज है पुरानी, जिसके अंदर ये मुल्क दुश्मनी कर रहे थे, मुल्क का सौदा कर रहे थे, वो अवाम ने इनको लाकर दिखा दिया। अवाम ने आज इनको इस पे भी मुस्तरद कर दिया, ये कश्मीर का सौदा करके इंडिया से ट्रेड कर, यानी कोर्ट में अब आप ये एस्टैब्लिश करेंगे कि ऑडियो फेक है, ये आवाज शौकत तरीन साहब की नहीं है, या ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है? अब मेरा सवाल ले लेना, यानी आप कोर्ट में ये एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं कि ऑडियो फेक है? रेहान तारिक साहब, मैं अब आपको कहूं कि आप मेन जो इश्यूज है ना, जो जब इस हुकूमत पर बात आती है तो उससे मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं, मैं जो जिस इशू पे मैं बात कर रहा हूं आप उस इशू पे आए ना। This is the third time that I am telling you कि this is a cut paste, जिसके अंदर चीजों को कट पेस्ट किया गया है। एज ऑलवेज, जो अरशद मलिक का हो जाए ऑडियो लीक हो जाए, या उसके बाद राना शमीम का जो एफिडेविट हो जाए, या अब ये वाली जो हमारे चीफ जस्टिस जो पुराने थे साकिब निसार साहब की ऑडियो हो जाए, ये सारी इनके खुरे जिस तरफ जा रहे हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन अवाम के लिए, अवाम ने जो इनका हाल कर दिया है ना पिछले 6-8 घंटे के अंदर, इनकी पुरानी सारी वीडियोस निकाल के अवाम ने इनको दिखा दिया कि मुल्क दुश्मन तुम लोग से, क्या सैलाब के अंदर या मुल्क डूब रहा है, लेकिन तुम लोग सियासत करने से फिर भी बाज नहीं आ रहे। APC बुलाई, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को इन्होंने नहीं बुलाया। उसके अलावा इन्होंने सिंध के अंदर 15 अरब का रिलीफ पैकेज दिया, KPK को और पंजाब को 1 आना नहीं दिया। सियासत यहाँ पर हो रही है। इसके मुकाबले में इमरान खान का ज़र्फ ये था कि उन्होंने कोरोना रिलीफ के अंदर भी 61% सिंध को दिया था और IMF से रिलीफ भी अवाम को लेकर दिया था। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद। बॉटम लाइन ये है, वो ये कहती है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में इस ऑडियो को चैलेंज करेंगे। ये कट पेस्ट ऑडियो है, वो डिनाई कर रही हैं कि ये ऑडियो शौकत तरीन साहब की नहीं, और अगर है भी तो जिस तरह से पेश की गई है ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अब ब्रेक लेंगे, कोई एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज वजीर आजम ने मोहम्मद डैम का दौरा किया है, और एक डैम जो 2019 से अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2024 उसकी डेडलाइन है, जिसने 800 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है।
उस डैम को किस कदर नुकसान पहुंचा इस सैलाब की वजह से, कितनी बुरी तबाही हुई है और फिर डैम्स कितने इंपॉर्टेंट है, जरा इसकी इंपॉर्टेंस तो बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दरियाए स्वात में सैलाब की वजह से मोहम्मद डैम को शदीद नुकसान पहुंचा है और मोहम्मद डैम वो प्रोजेक्ट है जो 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दौरे हुकूमत में शुरू हुआ। 2024 इसका कंप्लीशन टाइम है, लेकिन इस सैलाब की वजह से जहां मैसिव लेवल के ऊपर नुकसान पहुंचा है, लोग खसो खाशाक की तरह इस पानी में बहते रहे, वहीं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो पानी को स्टोर करने के लिए था, जिससे 800 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस की जानी थी, उस मोहम्मद डैम को ड्यूरिंग कंप्लीशन ही यानी 3 साल हो गए थे, इट वाज अबाउट टू कंप्लीट, और ऐसे में जितना बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा, अगर प्रोड्यूसर वो फुटेजेस भी दिखा सके मोहम्मद डैम की, जितना बैडली अफेक्टेड। और आज प्राइम मिनिस्टर ने इस डैम का विजिट किया है, तफसीलात ली हैं कि आखिर ये क्यों कर हुआ, इसके पीछे वजह क्या है, इस पर कोई इंक्वायरी कमेटी जो है प्रॉब के लिए कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए और फिर इसको एज अर्ली एज पॉसिबल इसके डैमेजेस को रिकवर करके आगे बढ़ना चाहिए है। आज प्राइम मिनिस्टर जब मौके पर मौजूद थे, उन्होंने किस कंसर्न का इजहार किया इस मोहम्मद डैम को होने पर, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखना है। लिए जाते हैं कि इस तरह के हादसे खुदा न खास्ता हो जाए, उसका क्या प्रोटेक्शन हमने किया है, वो बड़ा जरूरी है एज अ थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटर्स, ताकि पता चले कि क्यों ऐसा हुआ नीलम झेलम में और आज यहाँ पर यह हादसा हुआ क्यों हुआ, ताकि आइंदा के लिए इसकी रोकथाम की जाए। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब कंसर्न है कि ये हादसा क्यों कर हुआ, पता लगाया जाना चाहिए। इससे पहले नीलम झेलम में जो कुछ हुआ, फिर मोहम्मद डैम में हुआ है, यकीनन ये तशवीशनाक है और प्रॉब होके ये पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए कि कौन लोग हैं इसके पीछे और क्यों कोई प्रोटेक्टिव मेजर नहीं होता। ये वो प्रोजेक्ट है, ख़ास तौर पे 8 साल से खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अब तक खैबर पख्तूनख्वा में 350 से 500 डैम्स बनाने का दावा कर चुके हैं और उनकी अफादियत के बारे में लातादाद बार जिक्र भी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या वो डैम हकीकी तौर पर ज़मीन पर मौजूद भी है या नहीं, क्योंकि अगर डैम मौजूद थे तो खैबर पख्तूनख्वा में इतनी बड़ी तबाही क्यों कर हुई है। इमरान खान डैम्स के बारे में क्या कहते रहे। अब मोहम्मद डैम तो तिनकों की तरह बह गया। ये मोहम्मद डैम का प्रोजेक्ट वही है जिस पर रज़ाक दाऊद साहब के ऊपर बहुत उंगलियां उठी थी, जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर थे। अब जब ये तिनकों की तरह बह रहा है तो सवालात तो उठते हैं कि क्या इस पर कोई किकबैक्स या इसके अंदर कोई एम्बेजलमेंट थी। इंक्वायरी कमेटी बननी चाहिए, इसको प्रॉब किया जाना चाहिए। डॉक्टर हसन अब्बास इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आप वाटर एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि मोहम्मद डैम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, 2019 में इनिशिएट हुआ, 2022 आ गया, यानी तकरीबन 3 साल से हो रहा था और इट वाज अबाउट टू कंप्लीट, यानी 2023 के अंदर जो है ऑलमोस्ट बहुत सारा इसने कंप्लीट हो जाना था। लेकिन ऐसे पे जितना डैमेज हुआ है, ये कितना बड़ा लॉस है और उसको रिकवर करने में कितना वक्त लग सकता है? करने के बाद ही बताया जा सकता है कि इसको रिकवर करने में कितना वक्त लगेगा और एग्जैक्ट कितना डैमेज हुआ है। लेकिन इस किस्म का डैमेज जो है वो इट इज़ ए वेरी सीरियस, मेरे ख्याल में ये इसको तो प्यूनिटिव क्राइम कहना चाहिए कि टैक्स पेयर का इतना ज़्यादा पैसा, यानी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इसमें नुकसान हुआ है। और आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर अगले ही साल पता चले कि बजट में $500 मिलियन जो हैं इस डैम की कीमत में मज़ीद ऐड कर दिए गए हैं, ये कह के कि जी बारिश से नुकसान हो गया था, और मुद्दा डाल दिया जाएगा कि जनाब बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी। खुदा का वास्ता है, ये इस किस्म के जो अनप्रोफेशनल आपके हैं ना काम, ये इस मुल्क को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं कि जिसकी हद कोई नहीं है। इनका 2005 में शादी को डैम टूटा था और वो टूटने के बाद 400 बंदा भी जो है ना वो समुद्र में गर्क हुआ था उस डैम के पानी में। इनकी कोई मुझे इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं मिली उसके ऊपर कि भाई अगर वो गलती हुई, वो डैम बारिश से टूटा, वो भी इसी तरह बन रहा था और बनते हुए टूट गया था, तो उसके ऊपर क्या इंक्वायरी हुई, कौन सा कंसल्टेंट जो है उसको ब्लैकलिस्ट किया गया, कौन से फिजिबिलिटी स्टडी करने वाले को पकड़ा गया, किस फाइनेंशियर को पकड़ा गया, किस बिल्डर को पकड़ा गया, कोई रिपोर्ट आपको नहीं मिलती। इस दफ़ा भी मुझे लगता है यही होगा, क्योंकि ये जो डैम बनाने वाले हैं ना, ये बड़े पावरफुल लोग होते हैं। ये इनको इंक्वायरियाँ दबानी भी आती हैं, इनको बहाने बनाने भी आते हैं। इन्होंने ये इसमें सिवाय इसके कि ये एक कंसल्टेंसी मिस्टेक है, कंस्ट्रक्शन मिस्टेक है, इंजीनियरिंग प्रोफेशन के साथ इन्होंने ज़्यादती की है। ये नॉन प्रोफेशनल किस्म के लोग हैं जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है।
ठीक है डॉक्टर साहब, एक तो दिस इज एट द एक्सपेंस ऑफ टैक्स पेयर्स मनी, जैसे आप कह रहे हैं, दिस इज अ ह्यूज फाइनेंशियल लॉस टू अस। ये शायद अनबेरेबल है, हम लोग शायद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक सवाल उठाया, इसके जो भी कंसल्टेंट्स थे वहां पे, चाइनीज कंसल्टेंट भी थे, चेयरमैन वापडा भी थे, एक सवाल उन्होंने उठाया कि दुनिया भर के अंदर डैम्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो क्या कोई ऐसा प्रोटेक्टिव मेजर नहीं होता कि अगर खुदा ना खास्ता सैलाबी रैला आता है तो उसको कम से कम प्रोटेक्ट किया जा सके? दुनिया भर में कोई प्रोटेक्टिव मेजर नहीं होता? जी दुनिया भर में होते हैं, सिर्फ यहाँ पे नहीं होता। देखिए ये कहते हैं जी हमने तो कॉफर डैम बनाया है, तो कॉफर डैम टूट गया। कॉफर डैम बेसिकली एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जो कि डैम का पानी जो दरिया का चलता है वो पानी है उसको थोड़ा दूर रखने के लिए होता है। लेकिन वो जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है उसकी तो बहुत ही प्रिसाइज उसकी इंजीनियरिंग की जाती है, उसके लिए शीट पाइलिंग की जाती है, उसके लिए प्रॉपर उसके ग्राउंड वाटर को भी बीच में से आने से रोका जाता है, ऊपर से आने से रोका जाता है, प्रॉपर उसकी हाइड्रोलॉजी स्टडी होती है। कॉफर डैम का डिज़ाइन जो है एक बहुत प्रिसाइज और क्रिटिकल काम होता है, और इन्होंने इस तरह का बनाया हुआ था कि पानी आया और उससे जो बह गया वो डैम, यानी शीट पाइलिंग क्यों नहीं की इन्होंने मिट्टी का बंद बनाया हुआ है वहाँ पे। इतना बड़ा और इतना महंगा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ज़्यादा दूर नहीं जाएं, सिर्फ 2010 में इस तरह के फ्लड इसी दरिया में आए थे। तो इनको या तो ये कहे ना कि जनाब ऐसा फ्लड इससे पहले कभी नहीं आया, तो ये कोई ऐसा फ्लड आ गया था जो हमें पता नहीं था कि आएगा। ये क्लियर बताएं कौम को कि इन्होंने कितने फ्लड के ऊपर ये कॉफर डैम डिज़ाइन किया था, एक्चुअल कितना फ्लड आया है, और अगर उन्होंने छोटे फ्लड के ऊपर इसको डिज़ाइन किया था तो क्यों किया था, इन्होंने बड़े फ्लड पे क्यों नहीं किया था? क्योंकि 2010 का फ्लड तकरीबन ऐसा ही था, बल्कि शायद इससे बड़ा फ्लड था 2010 का। तो उससे छोटे फ्लड में ये डैम टूट गया, या उसके बराबर के फ्लड में ये डैम टूट गया। क्यों टूट गया? कंसल्टेंट कौन था, हाइड्रोलॉजी स्टडी किसने की, बिल्ड किसने किया, अप्रूव किसने किया, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो इनको बताने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब ये सारी चीजें इंक्वायरी में यकीनन एस्टैब्लिश होंगी, लेकिन जैसे आपने खदशे का इजहार किया कि इंक्वायरीज हमारे पास होती हैं लेकिन वो दाखिले दफ्तर हो जाती हैं, फाइलों की नजर हो जाती हैं, पब्लिक में आती नहीं है, पब्लिक डोमेन के अंदर। नंबर 2, मैं इस पर आता हूं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या इस तरह की जब डैम्स की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो कोई इंश्योरेंस भी होती है ताकि जो फाइनेंशियल कॉस्ट है उसको उससे बचा जा सके? देखिए जी, इंश्योरेंस हमेशा होती है, इन प्रोजेक्ट्स की इंश्योरेंस करवाई जाती है, और मुझे नहीं पता इस प्रोजेक्ट की इंश्योरेंस हुई है कि नहीं हुई है। रेन डैमेजेस के लिए, फ्लड डैमेजेस के लिए इंश्योरेंस होती है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वाले भी इतने बच्चे नहीं होते कि वो आप प्रोजेक्ट करने लगे और वो इंश्योरेंस करके बैठ जाएं। इंश्योरेंस कंपनी वाले लोग बाकायदा आपके डिज़ाइंस को चेक करते हैं, आपके सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस को चेक करते हैं, और उसके बाद में वो आपको इंश्योरेंस जो है वो आपकी अप्रूव होती है। ऐसे नहीं कि आपने कॉफर डैम बगैर शीट पाइलिंग के बना दिया और मिट्टी का डैम बनाने के बाद वो टूट गया तो इंश्योरेंस वाले आपको पैसे देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि अगर इन्होंने कोई इंश्योरेंस करवाई भी है तो वो भी इन्हीं तरह के लोग थे जिन्होंने इंश्योरेंस की है। कोई इंश्योरेंस का पैसा मेरा नहीं ख्याल के कोई अच्छी इंश्योरेंस कंपनी इस किस्म के फेलियर के ऊपर अगर इतने मैसिव स्केल के ऊपर डिजाइन लैप्सेस होते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि इंश्योरेंस मनी भी नहीं मिल सकेगी। अगर ये डिजाइन लैप्सेस होते हैं जिन लोगों ने किए हैं तो अभी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि फौरी तौर पे इस पर काम शुरू किया जाए, इंक्वायरी भी पैरेलल चलती रहेगी, दोबारा काम भी शुरू करने की कहा गया है। तो क्या आपको लगता है कि इन्हीं लोगों से दोबारा इस पर काम कराना चाहिए, इस कंसल्टेंट फर्म को, या ये जो अभी इंजीनियरिंग फर्म है इसको तो ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए फौरी तौर पर? सर ये बहुत से ब्लैकलिस्ट होने वाले जो है ना, जिनको नीलम झेलम प्रोजेक्ट में ब्लैकलिस्ट हो जाना चाहिए था, वो मोहम्मद डैम पे और दैमर बादशाह डैम पे काम कर रहे हैं। देखिए आपका जो नीलम झेलम प्रोजेक्ट है वो $1 बिलियन का बनना था, वो $6 बिलियन का बना, 6 गुना कॉस्ट ओवररन हुई। कौन ब्लैकलिस्ट हुआ? अभी उसकी टनल जो है वो मॉनसून में जो है वो उसमें वो डैमेज हो गई है। कौन ब्लैकलिस्ट हुआ? कौन सी इंक्वायरी हुई? कोई पब्लिक में बात आई कि नहीं आई? तो बेसिकली ये वो लोग हैं जो बहुत जिनके लंबे हाथ हैं और उनको पता है कि हुकूमत पाकिस्तान को और इस कर्जा लेने वाले मुल्क को कैसे कंट्रोल करना है, वो जो मर्जी कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर किसी किस्म की इंक्वायरी के बाद कोई ब्लैक लिस्ट होगा। डॉक्टर साहब ये इतने मजबूत लोग हैं, मतलब देखिए एक वक्त इमरजेंसी का है, हमें पता है कि डैम्स हमारी बका के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सैलाब में खसो खाशाक की तरह हमारे लोग भी बह जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज भी बह जाएंगी, हमें बहुत लॉस होगा, हम इंटरनेशनल डोनर से मदद मांगेंगे। मतलब इतनी हाई इमरजेंसी है, इतनी रेड लाइन के ऊपर हम खड़े हुए हैं, और ये लोग आप ये कह रहे हैं कि इतने बासर है कि वो एक तो किसी हुकूमत के अंदर आते हैं, प्रोजेक्ट लेते हैं, कहा यह जाता है कि उस हुकूमत से इनका ताल्लुक है इसलिए इनको ये प्रोजेक्ट दे दिया गया, यानी हुकूमत बदल भी जाएगी तो ये लोग अपनी जगह पर रहेंगे, इतने पावरफुल है। जी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि आप देखें नीलम झेलम में जिन्होंने 3 हुकूमतों के दरमियान के 4 हुकूमतों के दरमियान वो प्रोजेक्ट बना,
1 बिलियन से 6 बिलियन उसकी कॉस्ट चली गई, कोई ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ। बल्कि वो खाकान साहब या वज़ीर आज़म से तो उन्होंने कहा कि जी इस पर कोई हमने इंक्वायरी नहीं करनी, ये नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है, इसलिए इसको बंद कर दें, अब इस पर कोई पूछताछ नहीं होगी। ये इस किस्म के लोग हैं, उस लेवल के ऊपर जाके तो अपनी इंक्वायरियाँ बंद करवा देते हैं। सर आप ये देखें कि बलूचिस्तान में तकरीबन 21 डैम टूटे हैं, किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया। इन्होंने कच्ची कैनाल बनाई है, कच्ची कैनाल आधी से ज़्यादा टूट गई है हिल टॉरेंट्स में। क्यों हिल टॉरेंट्स को उसके बीच में फैक्टर इन नहीं किया गया, और क्यों हिल टॉरेंट्स जहाँ पे आते हैं, जहाँ पे हाई एनर्जी फ्लो आता है, उधर वो कैनाल बनाई गई इन द फर्स्ट प्लेस? कौन कंसल्टेंट था? पूरी कैनाल आपकी टूट गई है, जगह जगह में उसमें शिगाफ पड़ गए हैं, कंक्रीट टूट गया उसका। उसके बीच में आप जाके वहाँ पे सर्वे करें, आपको पता चलेगा। इनका हर प्रोजेक्ट इस तरह से होता है, टैक्स पेयर का पैसा कर्जे में चला जाता है, प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। ये इसी तरह से कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आपसे कैसे सवाल करूं कि हाउ मेनी डैम्स वी स्टिल रिक्वायर टू ओवरकम दीज फ्लड्स। मैं कैसे ये पूछूं जब ऑलरेडी जिन डैम्स के ऊपर काम चल रहा है उसमें बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसमें नेशनल इंटरेस्ट बाद में है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट पहले प्रोटेक्ट किया जाता है। अब मुझे नहीं समझ आती मैं ये सवाल आपसे कैसे करूं। मतलब मैं पूछना तो आपसे ये चाहता था कि कितने डैम्स हमें चाहिए होंगे जो इन फ्लड्स को रोक सके। हमें फ्लड मैनेजमेंट के लिए हमें एक भी डैम नहीं चाहिए। ये देखिए, ये दुनिया में चीज इस्टेब्लिश हो चुकी है। जो दुनिया की करंट वाटर मैनेजमेंट है उसमें वो कहते हैं कि पानी को आपने नहीं रोकना, आपने पानी का रास्ता खाली करना है, पानी को राइट ऑफ वे देना है। ये तरीका है आजकल मॉडर्न फ्लड मैनेजमेंट का। किसी जमाने में कहते थे फ्लड कंट्रोल, अब दुनिया के किसी मॉडर्न मुल्क में फ्लड कंट्रोल की टर्म भी इस्तेमाल नहीं होती। वो कहते हैं फ्लड मैनेजमेंट, फ्लड अडेप्टेशन। वो कहते हैं दरिया का रास्ता है, उसको फैलने दो, उसको सुकड़ने दो, वो जिस तरह से चलता है चलने दो, अपनी रविश दुरुस्त करो, अपने आप को दरिया के साथ कंफॉर्म करो, अडेप्ट करो। आपने दरिया के साथ हमाहंग होना है, दरिया ने आपके साथ नहीं होना। हम ये चीज़ भूल गए हैं कि दरिया में और ये जो कुदरत के बनाए हुए सिस्टम्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। जब आप इस एनर्जी के सामने अपना कोई स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो आप कुदरत के मुकाबले में अपना स्ट्रक्चर ले आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, अभी माहिर हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ा स्ट्रेंज है, बड़ा अलार्मिंग है जिस तरह से वही लोग फिर से वो ठेके पकड़ लेते हैं जो ऑलरेडी जिनको ब्लैकलिस्ट हो जाना चाहिए था। और लॉस किसका होता है? वो टैक्स पेयर का होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। पाकिस्तान के हॉकी लेजेंड ओलंपियन मंजूर हुसैन जूनियर इंतकाल कर गए। ओलंपियन मंजूर हुसैन जूनियर पाकिस्तान हॉकी का सरमाया थे। उन्होंने कौमी टीम की नुमाइंदगी करते हुए 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल का एजाज़ हासिल किया और मुल्क का नाम रोशन किया था। मंजूर जूनियर 1978 और 1982 की विनर कौमी हॉकी टीम का भी हिस्सा रहे। 1982 के वर्ल्ड कप फाइनल के हीरो के तौर पर दुनिया हॉकी आज भी उन्हें जानती है, जहाँ उन्होंने 6 जर्मन डिफेंडर्स को डॉज करके गोल स्कोर करके शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान हॉकी की दुनिया मुतरिफ थी, लेकिन मासवाए क्रिकेट के बाकी तमाम खेलों में हम जवाल पजीर हैं। हॉकी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ना तो पिछली बार क्वालिफाई कर सका, ना ही इस बार। कौमी खेल की बहाली के लिए अब हुकूमती और निजी सतह पर कुछ कोशिशें ज़रूर हो रही हैं। HEC इस्लामाबाद के ज़ेरे साया प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम टैलेंट हंट हॉकी मेन और विमेन स्पोर्ट्स लीग के ट्रायल्स इसी सिलसिले की एक कड़ी हैं। सुबह पंजाब में 5 जिला गोजरा नेशनल हॉकी स्टेडियम, गक्कर गुजरावाला हॉकी स्टेडियम, शहनाज शेख हॉकी स्टेडियम रावलपिंडी, बावलपुर हॉकी स्टेडियम और नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में 15 साल से 25 साल उम्र के नौजवानों के लिए ट्रायल्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। HEC इस्लामाबाद ने सुबह पंजाब हॉकी मेन और विमेन टीम सिलेक्शन की तमाम तर जिम्मेदारी वाइस चांसलर UET लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मंसूर सरवर और डायरेक्टर स्पोर्ट्स UET मोहम्मद तनवीर, जबकि वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा और डायरेक्टर स्पोर्ट्स लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी सुमेरा सत्तार को दी हुई हैं। और पंजाब के 2 अजला में कामयाब ट्रायल्स के बाद आज शहनाज शेख हॉकी स्टेडियम रावलपिंडी में बासलाहियत खिलाड़ियों ने इसमें शिरकत की और ओलंपियन शकील अब्बासी ने हॉकी के मुस्तकबिल को जिंदा रखने के लिए बासलाहियत खिलाड़ियों की सिलेक्शन की और रावलपिंडी रीजन की एक टीम मुंतखब की। अब ये जो कोशिशें हायर एजुकेशन कमीशन कर रहा है नेशनल लेवल के ऊपर और पंजाब के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हो रहा है, शायद ये उम्मीद का एक दिया है, ये उम्मीद की एक किरण है जो रोशन हुई। यकीनन इसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए और होप करते हैं कि यहाँ से ऐसे पोटेंशियल जो प्लेयर्स हैं वो निकलेंगे जो नेशनल लेवल के ऊपर हमारी हॉकी टीम का हिस्सा भी बनेंगे और फिर इंटरनेशनली हमारे मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।